क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। हम लोगों ने वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स वाला पार्ट कर लिया था, इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जो इक्वेशंस यूज होनी है वो भी हो गई थी, और वेरिएबल एक्सीलरेशन अगर है तो भी देख लिया था कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस में बताइए, ट्राई किए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है आपके पास, निकाले होंगे तो बताइए। यस सर। यस सर। सर डिस्प्लेसमेंट सर 0 और डिस्टेंस सर 23/3। डिस्प्लेसमेंट 0 बता रहा है और डिस्टेंस 23/3 मीटर्स। बताना है मुझे क्वेश्चन, या सभी के आंसर से यही आ रहे हैं? डिस्टेंस 8/3 आएगी ना डिस्टेंस। डिस्टेंस 8/3 आ रही है। यस सर। सत्येंद्र आपकी आवाज नहीं आती है बिल्कुल भी। आप चैट में लिख के भेज दिया करो जो बोलना है। नेटवर्क का हैवी प्रॉब्लम है तुम्हारे साइड। देखो डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा t, अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा t-2। तो अगर हम इसको dx/dt लिख के इंटीग्रेट करें तो ये t² - 2t dt इंटीग्रेट करते हैं 0 से x के लिए, तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से t³/3 और -t²। ठीक है, अब मालूम है कि t = 2 पे टर्निंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो t = 0 पे x की वैल्यू अगर निकालोगे तो 0 आएगी। फिर t = 2 पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 8/3 - 4, तो ये आएगा -4/3 मीटर। और t = 3 पे अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो t = 3 पे x की वैल्यू आ जाएगी 9 - 9 यानी कि 0। तो ऐसे समझना, पहले पार्टिकल 0 से -4/3 क्या होगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस चली होगी 4/3, और फिर -4/3 से 0 आएगा तो फिर से डिस्टेंस 4/3 मीटर होगी। तो डिस्टेंस की वैल्यू टोटल 8/3 हो गई। मीटर आएगी। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल 0 से -4/3 किया, फिर -4/3 से 0 आया। 2 पे कैलकुलेट क्यों किया है, तो 2 पे कैलकुलेट इसलिए किया है क्योंकि 2 इज द टर्निंग पॉइंट, यू पॉइंट है ये, यू टर्न हुआ है जिस पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सेकंड में। सर ये भी हो गया। आंसर बताइए, आंसर। 354.6 मीटर आ रहा है। 354.6 मीटर्स। और बाकी लोगों के आंसर्स? यस सर। यही आ रहा है आंसर? बताना है मुझे ये, या सभी का यही आंसर आ रहा है? सर बता दीजिए सर, तो डिफरेंट आ रहा है आंसर। ठीक है, देखिए एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 - 2t, तो एक्सीलरेशन को हम लोग लिखेंगे dv/dt। dv/dt इज इक्वल टू 4 - 2t। तो यहाँ से dv की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2t इंटू dt। इंटीग्रेट करने में ध्यान रखना लिमिट्स का। t 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं है, 5 है, और t पे वेलोसिटी v एज्यूम कर लेते हैं, तो ये बनेगा v - 5 इक्वल टू, तो ये आएगा 4t और -t²। तो यहाँ से v की वैल्यू निकल के आएगी 5 + 4t - t²। तो ये हो गई इक्वेशन 1। फिर हम वेलोसिटी को लिखेंगे dx/dt, और फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो 5 + 4t - t² और इंटू dt। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5t एंड प्लस 2t² और -t³/3। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अभी हमने सिर्फ पोजीशन निकाली है टाइम के फंक्शन में। अब हमें 12 सेकेंड में पूछा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं 0 से लेके 12 के बीच में इसका कोई यू पॉइंट तो नहीं है, यू टर्न तो नहीं हो रहा है। तो यू टर्न निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो फॉर यू टर्न हमको देखना होगा कि वेलोसिटी कहाँ 0 हो रही है। तो अगर वेलोसिटी वाला फंक्शन 0 करें तो ये आएगा t² - 4t + 5 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके फैक्टर्स करें अगर, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, t - 5 एंड +1 कॉमन लेंगे तो
माइनस 4t प्लस टी। फैक्टर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? सबट्रैक्ट करने पे आ रहा ना, तो टी स्क्वायर माइनस सर 4t प्लस में है, पॉजिटिव में है। अच्छा तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया है सर, माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। 5t एंड प्लस टी माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स इसके आ जाएंगे t प्लस 1 और t t माइनस। -5। तो इसका मतलब है कि देखो t प्लस 1 तो -1 हो जाएगा, तो -1 तो लेना नहीं है। तो इसका मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड जो है वो इसका टर्निंग पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, t इक्वल टू 5 पे निकालते हैं। तो t इक्वल टू 5 पे x की वैल्यू आएगी 25 प्लस 50 और 125/3। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 75 माइनस 125/3, 100/3। 100/3। ठीक है, और फिर हम t इक्वल टू 12 पे निकालते हैं। तो t इक्वल टू 12 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये हो जाएगा 60 प्लस 288 और माइनस -576 576। तो ये कितना आता है? -228। -228 मीटर। तो अब देखना डिस्टेंस निकालने के लिए पहले पार्टिकल 0 से 100/3 गया, तो इसमें डिस्टेंस हुई कितनी? 100/3। और फिर 100/3 से 228 गया, तो 228 प्लस 100/3, तो ये हो जाएगा 784/3। और इसमें ऐड करते हैं अगर हम 100/3, तो ये आंसर आ जाता है टोटल डिस्टेंस 884/3 मीटर। क्यों भाई? तो ये कितना आता है? 294 आ रहा है। यस सर। 294.67। यस सर यही आ रहा है। आंसर सही करो इसका, 354 नहीं आ रहा है, 884/3 लिख दो। क्लियर है क्या किया? देखो बताओ। सर जब 0 से 100/3 पे जाएंगे उसके बाद -228 पे आएंगे तो सर 100/3 दो बार ऐड होगा। यस सर। वही तो सर, 100/3 2 बार ऐड होगा तभी तो आगे फिर 100/3 में हम लोग ऐड करेंगे 228 मीटर ना, तो 228 प्लस 100/3, तभी तो ये निकल के आ रहा है 784/3। नहीं सर, वो लंबा लाइन आप बना के देखिए ना, तो सर पहले 0 से 100/3 तो सिर्फ यू टर्न होगा तो वो भी तो 100/3 काउंट हो जाएगा। कवर सर करेगा, और उसके आगे का डिस्टेंस डिस्टेंस हमारा पूछिए सर, 288 है। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछिए सर। डिस्प्लेसमेंट सर 228 आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस ट्वाइस ऑफ 100/3 करेंगे। तो यही तो आएगा लास्ट में 884/3। नहीं सर, सर ये नहीं आएगा, सर ये नहीं आ रहा है। 200/3 प्लस 288 आएगा, इसका आंसर होगा यस सर, 354.6। यस सर यही होगा। पता नहीं कैसे बोल रहे हो, लेट्स सी, चेक करते हैं। 0 से पार्टिकल गया इधर, फिर यहाँ से पार्टिकल गया यहाँ, ठीक है ना? 0 पे था, फिर यहाँ आया, लेट्स से ये हो गया 100/3, और फिर 100/3 से यहाँ गया माइनस का 228। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस S1 हम लोगों ने लिखा 100/3, और ये डिस्टेंस S2 पूरा 784/3 है। क्या प्रॉब्लम है बोलो? मैंने पूरा डिस्टेंस लिखा है 100/3 से लेके 228 तक का डिस्टेंस। सर जैसे यही इनिशियल पॉइंट से ये x इज इक्वल टू 100/3 पे आया, फिर 100/3 से फिर से इनिशियल पॉइंट पे गया तो 200/3 हो गया, और प्लस डिस्प्लेसमेंट हमारी 228 है। हाँ, तो 228 में अगर तुम 200/3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? सर तो आंसर तो डिफरेंट हो रहा है फिर ऐसे। अरे नहीं डिफरेंट हो रहा है, आप नहीं डिफरेंट हो रहा है, ऐसा सही आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो कहीं, चेक करो। तुम 228 में 200/3 ऐड कर लो, यही आएगा 884/3। यस सर, वही आ रहा सर, वही आ रहा। सर आपने सही निकाला है सर।
क्लियर है? बोलो। सर अलग आ रहा है अभी। अभी भी अलग आ रहा है, आराम से कर लो, तसल्ली से। सर यही आ रहा है सर 884/3। सर नहीं, ये नहीं आ रहा है, आप एक बार देखिए। पार्ट्स में क्या क्या देखूं मैं, एक बार बताओ। करिए, देखो, मैं देखूं। अलग आ रहा है सर। सर आप 200/3 प्लस 288 करिए। सर एक्चुअली जो आपने लिखा है 784/3 सर, वो डिस्प्लेसमेंट से जीरो ओरिजिन से है सर, लेफ्ट हाँ पे। सर 288, एक यही मिनट, आएगा कैलकुलेशन। 228, हाँ हाँ सॉरी सर, एक जिन गलत लिखती है। ठीक है ना, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट। यस सर। इसमें ये वाला आंसर, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज, एवरेज सर एवरेज वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकंड आ रही है क्या सर? अभी तुम बताओ, मैं तो फिर चेक करूंगा। ये सर -4 मीटर पर सेकंड आ रही है। -4 मीटर पर सेकंड। और और एवरेज सर स्पीड स्पीड आ रही है 5 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड 5, देख लो। एवरेज स्पीड 6 आ रही है। यस सर 6 है। t माइनस 3t स्क्वायर, फर्स्ट 4 सेकेंड्स में निकालना है। तो अगर हम इसमें 3t कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस टी। इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसको हम dx अपॉन dt लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 6t माइनस 3t स्क्वायर इंटू डी टी, और इंटीग्रेट करके x का फंक्शन निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर और माइनस टी क्यूब आएगा। ठीक है, तो इसमें t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, फिर t इक्वल टू 2 पे निकाल लो विच इज क्रिटिकल पॉइंट। तो t इक्वल टू 2 पे हो जाएगा 12 माइनस 8 यानी कि 4 मीटर, और फिर t इक्वल टू 4 पे निकाल लो। तो t इक्वल टू 4 पे हो जाएगा 48 -16। 64, तो ये हो जाएगा -16। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा 16 मीटर, और डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, तो उसमें 4 मीटर में 20 मीटर ऐड होगा, तो ये 24 मीटर बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट 16 है, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, -4 लिखेंगे क्योंकि माइनस में आएगा, वो माइनस में लिख दो। और एवरेज स्पीड की वैल्यू 24/4 6 मीटर पर सेकेंड आ रही है। डिस्टेंस निकालने में गड़बड़ क्या कर रहे हो भाई आप लोग? सीधा सीधा स्टेप्स हैं जो ध्यान रखने हैं। सर वो यू टर्न वाला काउंट नहीं किया था सर, 16 + 4 कर दिया था सीधा। देखो, वो डायग्राम बनाओ या नहीं बनाओ, बट लेकिन दिमाग में तो बनाना ही पड़ेगा ना, कि पहले आगे गया है, फिर आगे वाले पॉइंट से -16 गया है, तो आगे 4 से -16 गया मतलब 20 चला ना। क्लियर है? यस सर। सर एक बार लास्ट स्क्रीन दिखा दीजिए। सर नेक्स्ट वाला बता दीजिएगा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में जो टी है वो रूट के अंदर है। हाँ, देख सर के टी रूट के बाहर आ रहा है, प्रूव हो रहा है तो। सर आ तो गया, लेकिन टी सर बाहर आ रहा रूट के। तो बाहर ही होगा, वो क्वेश्चन मिस्टेक होगा बुक में, बाहर कर देते हैं। यस सर, वही डाउट हो रहा था कि टी अंदर है बाहर। बस आ गया बाकी आ गया सर, वैसे आ गया। कर लिया ना, ये टी बाहर ही होगा। ठीक है, फिर यस सर सर फिफ्थ वाला बता दीजिए। उसके अंदर नहीं हो सकता, अगर अंदर हो जाएगा तो करेक्ट नहीं होगा फॉर्मूला। वही सर एक बार कर दीजिए सॉल्व सर। देखो ध्यान से, इन अ कार रेस कार A takes a time of t seconds less than car B at the finish and passes the finishing point with a velocity v more than car B, assuming the cars starts from rest। तो देखो दोनों स्टार्ट हो रही हैं t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, एक्सीलरेशन इसका a1 है, एक्सीलरेशन इसका a2 है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फिनिश पॉइंट है, फिनिश पॉइंट पे कार A जब पहुंच रही है और कार B जब पहुंच रही है, तो कार B की अगर वेलोसिटी फिनिश पॉइंट पे अगर हम v1 ले रहे हैं
तो कार ए की वेलोसिटी v1 प्लस v है, और कार बी अगर फिनिश पॉइंट पे t1 टाइम पे पहुंच रही है तो कार ए t1 माइनस टी पे पहुंच रही है। ये है दो इक्वेशन, ठीक है ना। अब स्टार्ट से लेके फिनिश तक का डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम है, एस की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। तो अब इक्वेशंस फ्रेम कर लो। तो जैसे फॉर ए क्या बनाओगे, फॉर ए हम एक इक्वेशन तो लिख सकते हैं कि v1 प्लस v इज इक्वल टू a1 इंटू t1 माइनस टी, ठीक है। इसी तरह b के लिए, फॉर b के लिए हम लोग लिखेंगे v1 इज इक्वल टू a2 इंटू t1। देखो अब यहाँ से v1 और t1 दोनों में हटाने हैं, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू हाफ a2 इंटू t1 स्क्वायर, और इसके लिए s इज इक्वल टू हाफ a1 इंटू t1 माइनस टी का स्क्वायर। तो अब देखो तुम्हारे पास ये दो इक्वेशन आ रही है, ये दो इसके लिए, ये दो इसके लिए। तो इन इक्वेशन से हमको t1 और v1 एलिमिनेट करना है। अब थोड़ा मैथ लगाओ कैसे एलिमिनेट करोगे। t1 और v1 दो चीजें एलिमिनेट करनी है। तो देखो मैं ट्राई करता हूँ। एक इक्वेशन तो पहले ये बना लो, a2 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a1 t1 माइनस टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो t1 इज इक्वल टू या अंडर रूट ऑफ a2 t1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 t1 माइनस अंडर रूट ऑफ a1 t। देखो तो यहाँ से t1 की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे अंडर रूट ऑफ a1 t अपॉन अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2। ये बताओ पहले इक्वेशन 1 क्लियर है, ठीक है। और फिर v1 प्लस v, और v1 में से v1 हटा दो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा v1 प्लस v माइनस v1 इज इक्वल टू a1 t1 माइनस टी माइनस a2 t1। तो यहाँ से बचेगा v इक्वल टू, तो देखो क्या आएगा, ये आएगा a1 t1 माइनस a1 t और माइनस a2 t1। तो देखो जो t1 हम लोगों ने निकाला है वो यहाँ पे रख दो, तो ये a1 माइनस a2 इंटू t1, t1 की वैल्यू है रूट a1 सॉरी अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2 और माइनस a1 t। तो ये सॉल्व करो, देखो आ जाना चाहिए, अंडर रूट ऑफ a1 a2 t हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस सर, हो गया है ये। कौन सी इक्वेशन में डाउट है। कह रहा है कार ए को टी टाइम कम लग रहा है और कार ए की वी वेलोसिटी ज्यादा है, फिनिश पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सेम है। तो जो जो बातें दी हुई हैं उनको हमने इक्वेशन में फ्रेम कर लिया, और उसमें से जो जिनके बीच में रिलेशन चाहिए था उसके अलावा जो है उसको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। क्लियर है सभी को। यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट देखो सर फिर फिफ्थ बता दीजिए। सर फिफ्थ वाले का 200 मीटर्स आ रहा आंसर। Yes, sir. Time 10 seconds or distance 200 meters. यस सर। टाइम कितना, 10 seconds. 10 सेकेंड्स, ठीक है। देख लो इसमें कह रहा है अ कार एंड अ ट्रक मूव इन सेम स्ट्रेट लाइन एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। द कार मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 40 एंड ट्रक स्टार्ट्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4। तो समझना ध्यान से, कार एंड ट्रक दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं सेम स्ट्रेट लाइन में। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड
कांस्टेंट है ये, और ट्रक स्टार्ट्स मतलब u0 है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं लेट्स से t इक्वल टू 0 पे। कह रहा है फाइंड द टाइम t दैट elapses बिफोर द ट्रक कैचेस द कार। तो इसमें होगा क्या, देखो शुरुआत में कार के पास 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और ट्रक की वेलोसिटी 0 है, तो शुरू में कार आगे निकल जाएगी, शुरू में, लेकिन ट्रक की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो कभी ना कभी ट्रक कार को ओवरटेक जरूर कर लेगा। तो हमसे पूछा यही हुआ है कि ये कब इसको कैच कर लेगा। तो मान लेते हैं कि ये कैच कर लेगा t इक्वल टू टी पे। देखो ध्यान से, जब ये कैच करेगा ना तो खास बात ये होगी कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बताओ होगा या नहीं? यस सर होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट इनफैक्ट इक्वल कर देते हैं। तो कार का डिस्प्लेसमेंट होगा 40t और ट्रक का डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ a t स्क्वायर। ये क्लियर है कैसे लिखा? यस सर 2t स्क्वायर हो गया। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ से देखो टाइम क्या आता है, टाइम यहाँ से 20 सेकेंड्स आ रहा है। सर वो दूसरा टाइम भी हाँ पूछा ठीक है, जो निकालना टाइम है वो अलग है। तो पहले हमसे पूछा है कि टाइम elapses बिफोर द ट्रक कैचेस द कार, तो पहला आंसर तो हो गया 20 सेकेंड। ठीक है, फिर पूछा हुआ है हमसे फाइंड ऑल्सो द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम प्रायर टू इट एंड द टाइम एट विच इट अकर्स, मतलब इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रही होगी। तो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देम, between them before this instant, इस इंस्टेंट से पहले, तो क्या इस इंस्टेंट से पहले कार आगे थी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक। तो इनके बीच का डिस्टेंस रहा होगा 40t माइनस हाफ 4 इंटू टी स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 40t माइनस 2t स्क्वायर। ये इनके बीच के डिस्टेंस का एक्सप्रेशन हो गया और हमें चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हमें x को मैक्सिमाइज करना है तो क्या कर सकते हैं, x मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग dx अपॉन dt को 0 कर सकते हैं। तो dx अपॉन dt अगर निकालेंगे तो ये आएगा 40 माइनस 4t इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू 10 सेकेंड आएगी। ठीक है ना, तो ये वो टाइम हो गया जब इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम था और उस मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए हो, तो इसी t की वैल्यू उठा कर रख दो। तो 40 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये 200 मीटर्स ये आ जाएगा। तो एक्चुअली 3 आंसर हैं इस क्वेश्चन के, देखो ध्यान से। ठीक है ना, यस सर 3 पार्ट हो गए इसके एक तरह से। दिस इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। बी एंड सी एक ही है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट तो सिंपल था। सर हो गया सर। 45 मीटर, आंसर है 20 मीटर एंड 5 मीटर। क्या 45 मीटर 20 सर 20 meters and 5 meters. एंड 5 मीटर्स। हमसे पूछा है पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। तो डिस्टेंस हाफ जीटी स्क्वायर होती है, कोई भी बॉडी ड्रॉप करते हैं तो फिफ्थ बॉल के लिए 1 सेकेंड लेंगे, फोर्थ बॉल के लिए 2 सेकेंड लेंगे और थर्ड बॉल के लिए 3 सेकेंड्स लेंगे। ठीक है, 6 नहीं बताना ना। नेक्स्ट देखो सेवेंथ। इसका आंसर नो है, इट विल नॉट कैच। सर नो आएगा आंसर सर। नो आ रहा है, बताना है। Yes, sir. All parachute dropped
from a 30-meter high cliff falls freely under gravity for 1 second and then attains a terminal velocity 1.2 meter per second. 20 seconds later, a stone is dropped from the cliff. Will the stone catch up with the parachute before it reaches the ground? तो देखो टाइम टेकन बाई स्टोन कितना होगा, टाइम टेकन बाई स्टोन, तो स्टोन को कितना टाइम लगेगा 30 मीटर की क्लिफ से ग्राउंड आने में, तो वो हम लोग क्या अंडर रूट 2h/g लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 30/g, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कि टाइम ऑफ मोशन ऑफ पैराशूट। तो देखो पैराशूट का जो मोशन है वो थोड़ा ब्रेक करके हुआ है, तो देखो पहले ध्यान से पहले क्या हुआ है, तो देखो t = 0 पे जब ये ड्रॉप हुआ तो कह रहा है कि अंडर ग्रेविटी 1 सेकेंड आ रहा है, तो अंडर ग्रेविटी 1 सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो अंडर ग्रेविटी 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल होगी ½ gt², तो ये डिस्टेंस आएगी 5 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है देन अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी 1.2, यानी कि इस पॉइंट के बाद इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई 1.2 सेकेंड। तो अभी बताओ कि इसको कितना डिस्टेंस कवर करना बचा है ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, तो देखो 5 मीटर पहले कवर कर चुका है, तो 25 मीटर और बचा हुआ है देखो, तो 25 मीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा t2, तो ये हो जाएगा 25/1.2 क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो 25 डिवाइडेड बाई 1.2 करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 20.83 सेकेंड्स। देखो यानी टोटल टाइम पैराशूट का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21.83 सेकेंड, और √6 की वैल्यू अगर निकालें तो √6 की वैल्यू आएगी 2.44 सेकेंड, और 20 सेकेंड वो लेट छोड़ा गया था, क्यों भाई स्टोन 20 सेकेंड्स के बाद छोड़ा गया है, तो 20 सेकेंड्स में अगर हम 2.44 ऐड करेंगे तो पैराशूट के टोटल टाइम से ये कम आएगा, 20 + 2.44 सेकेंड कम आएगा, हेंस stone will not catch parachute। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। दोनों का टाइम अलग अलग निकाला और कंपेयर कर लिया है। और देखो नेक्स्ट 8th 137.8 यस सर 137.8 मीटर, ये सेकेंड, meter. Time 6.89 seconds. बताइए, बताना है मुझे ये क्वेश्चन। नो सर। देखो इसमें एक खास बात थी, अब तुमको मालूम थी और तुमने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। खास बात ये थी कि अगर किसी मूविंग बॉडी से कुछ ड्रॉप करेंगे ना तो उस मूविंग बॉडी वाली वेलोसिटी उस ड्रॉप वाले पार्टिकल को मिल जाएगी, ये छोटी सी खास बात है। तो जैसे बलून ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब ये बलून कितने हाइट पे है, जब ये बलून ग्राउंड से 100 मीटर हाइट पे है और इस बलून की स्पीड कितनी थी, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से जो स्टोन ड्रॉप हो रहा है ना, तो ड्रॉप होने का मतलब ये होता है कि बलून के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 है। लेकिन ग्राउंड से देखेंगे अगर हम इसको, तो ग्राउंड से देखने पे इस स्टोन के पास ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड भी मिल जाएगी, यानी कि स्टोन का जो एक्चुअल मूवमेंट होगा, पहले स्टोन थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, ठीक है ना। तो स्टोन के लिए अगर हम सॉल्व करें, ध्यान से देखना,
तो स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी +20 लेंगे, ग्राउंड से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एक्सीलरेशन की वैल्यू हवा में आने के बाद -10 हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट स्टोन का होना है -100, ठीक है, और हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम कैसे आएगा, तो ये टाइम निकालने के लिए हम लोग S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो ये आएगा 5T स्क्वायर माइनस 20T माइनस 100 इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा T स्क्वायर माइनस 4T और माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इससे टाइम के क्या रूट्स आते हैं? सर 2 + 2√6। एक सेकेंड, तो यहाँ से टाइम के दो रूट्स आते हैं, एक आता है 6.89 सेकेंड्स और एक माइनस में आता है -2.89 सेकेंड्स। तो ऑब्वियसली माइनस वाला नहीं लेंगे, ये वाला टाइम हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो टाइम हो गया। अब पूछा हुआ है कि इतने टाइम में बलून कहाँ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून कितना बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून हो जाएगा 20 इंटू 6.89 और इसमें 100 और ऐड कर देंगे, क्यों, 20 इंटू 6.89 और प्लस 100 और कर देंगे, तो ये 237 आएगा। तुमने 100 ऐड नहीं किया तो भाई। सर वो 100 ऐड नहीं किया था सर। हाँ तो ऐसा मत करना, पता चला सब क्वेश्चन सही करा, लास्ट में आंसर गलत लगा दिया। ग्राउंड से पूछा है ना, यस सर। तो क्वेश्चन IIT के सब ऐसे ही घुमा फिरा बनते हैं, देखने में तो मतलब बहुत जल्दी लगेगा हाँ हो जाएगा, बट जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। तो एक एक बात समझ के ध्यान से, ठीक है ना। दिस इज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड, दिस इज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड। क्लियर है? जो लोग नहीं कर पाए थे इसको, कोई भी वैल्यू में डाउट है, माइनस क्यों लिया प्लस क्यों लिया, तो बताओ। स्टोन के लिए जब हम लोगों ने S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाया है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ लिया है। मैंने कहा है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला काम यही है कि हमें उसका पॉजिटिव डायरेक्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेना चाहते हैं, और उस डायरेक्शन के हिसाब से हम सारी वैल्यूज लिखेंगे। U हो गया, V हो गया, A हो गया, S हो गया। ठीक है ना। खास बात इसमें यही थी कि when stone is dropped from moving balloon, it will get last velocity of balloon, ठीक है ना, it will get last velocity of balloon। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर ये सर वाला हो गया बता- सर, 83.7 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड। ओके ठीक है, देख लो। कह रहा है इसमें फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 90 मीटर हाई अ स्टोन इज थ्रोन अप सो एज टू रीच द टॉप ऑफ द टावर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हमें उस स्टोन को कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए जिससे ये स्टोन टॉप ऑफ द टावर तक पहुंच जाए। तो देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, H max इज इक्वल टू
u स्क्वायर अपॉन 2g, तो यस यहाँ सर, कर सकते हैं। वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2g h, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 90। तो ये एक तरह से 10 रूट 18 हो गया। तो इसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है 10 रूट 18 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। 2 seconds later another stone is dropped from the top of tower, तो ये t इक्वल टू 0 पे है और इसको ड्रॉप किया है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 2 पे। तो फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। तो मान लेते हैं कि ये मिल रहे हैं t इक्वल टू t पे। तो मिलने का मतलब ये होगा कि स्टोन 1 स्टोन 2, स्टोन 1 का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और प्लस स्टोन 2 के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 90 मीटर्स के इक्वल होना चाहिए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा ut माइनस हाफ AT स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया स्टोन 1 का, और स्टोन 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ध्यान रखना स्टोन 2 का जो मूवमेंट हुआ है वो t टाइम के लिए नहीं हुआ है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t-2 है क्योंकि 2 सेकंड कम चला है वो। तो t-2 में कोई बॉडी कितना ड्रॉप होगी? तो ये हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर होगा, तो t स्क्वायर की जगह t-2 आएगा। अब देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक बन रही है, इसमें t निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन 1 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन 2 का जो सम है वो हमने 90 मीटर्स कर दिया है, यही किया था क्यों भाई? yes sir. तो आंसर बताओ फिर क्या आ रहा है, सही सही बताना लेकिन। Sir, time 3.122 something seconds are. 3.1 समझ लेते हैं, देख लेना एक बार बाकी लोग भी। क्लियर है? 9th ठीक है। और देखो नेक्स्ट 10th का तो आंसर है, Yes sir, आ रहा है, यही आ रहा सर। बताना है मुझे, हो गया सभी से? बता दीजिए सर। देखो ध्यान से, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग a boy throws an apple upward which strikes the ground after 16 seconds। तो मैं निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ एप्पल विथ विच इट वाज थ्रोन एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द एप्पल। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बिल्डिंग का हाइट दिया है 27.3 मीटर, ठीक है, और यहाँ से उसने बॉडी को थ्रो किया है अपवर्ड, तो ये पहले ऊपर जा रहा है, फिर रुक रहा है, और फिर ये ग्राउंड पे आ रहा है। t इक्वल टू 0 पे छोड़ा है इसको, और ये जब ग्राउंड पे पहुंचा है तब टाइम हो रहा है t इक्वल टू 16 सेकेंड्स, ठीक है। g का वैल्यू इस केस में 9.8 लेना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे सर। हाँ, डायरेक्ट अगर तुम्हें वो याद है तो डायरेक्ट वही लगा दो, क्या है, या फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर एप्पल अगर सॉल्व करें क्वाड्रेटिक बनेगी, बस ये है
इनिशियल वेलोसिटी हो गई प्लस यू, देखना ध्यान से। एक्सीलरेशन की जगह आएगा माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखना, तो माइनस का 27.3 लिखेंगे, क्योंकि पार्टिकल Yes, sir. स्टार्टिंग में ऊपर है और बाद में नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में जाएगा, बस यहीं पे केयरफुल रहना है। और टाइम हमको निकालना है, तो रख दो ये सारा। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि s इज इक्वल टू यू टी, नहीं टाइम हमको पता है, सॉरी 16, तो ये हो जाएगा यू टी यानी u इंटू 16 माइनस हाफ 9.8 इंटू 16 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो u का वैल्यू क्या आता है, तो ये देखो 16 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस करेंगे इसमें 27.3 और डिवाइडेड करेंगे 16 से, तो ये वेलोसिटी इसकी निकल के आती है 76.7 के आसपास आ रही है, ठीक है ना, जो आंसर दिया है अप्रॉक्सीमेटली। और मैक्सिमम हाइट रीच निकालना है, तो ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट हम लोग h डैश ले लेते हैं, तो h डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी u स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर h डैश निकालोगे तो h डैश की वैल्यू आएगी 300 मीटर्स, ठीक है। तो फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा हाइट, फ्रॉम ग्राउंड h मैक्स, ग्राउंड से h मैक्स में 27 और ऐड कर दो, ये 327.3 मीटर के आसपास हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की वजह से पॉइंट में आंसर डिफर कर रहा है, वो कोई बात नहीं। क्लियर है, बोलिए। Yes, sir. और नेक्स्ट सर आ गया सर। बताना है। No, sir. इतने ही थे ना इसमें, हाँ HCV में बताइए, HCV में जो होमवर्क था 1 to 5 Sir, में कोई question third का fourth सर part इसमें बता दीजिए. क्वेश्चन यस सर, सर थर्ड फोर्थ वाले में आंसर गड़बड़ लग रहा सर थोड़ा। आंसर नहीं सही, वही आ रहा है आंसर जो है। थर्ड देखिए, थर्ड में कह रहा है इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर एंड 320 बाई रोड। अब देखो अगर बाई रोड जाओगे तो वो डिस्टेंस कवर्ड हुआ एक तरह से, और जो 260 है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये बात नहीं समझ में आती है भाई। एयरप्लेन जो डिस्टेंस कवर करता है वो तो सीधा सीधा होता है ना, वो क्यों जाएगा मुड़ते हुए। यस सर, यही तो कंफ्यूजन हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 260 मीटर है, 260 किलोमीटर है, और डिस्टेंस कवर्ड जो आएगा वो 320 किलोमीटर है। यही इसमें बस है कंफ्यूजन वाला पॉइंट। बोलो। यस सर, सर हो जाएगा सर। हो जाएगा। और सर सर इसमें लास्ट पार्ट में एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस पूछा है, तो सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस निकालने में, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस निकालने में क्या करना होगा ना, कि डिस्प्लेसमेंट लेना होगा प्लेन वाला। तो ये मतलब बस का डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो प्लेन का क्यों लेंगे? अरे फिर एक बात, डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, बस तो मान लो ऐसे गई, उड़ते उड़ते गई है, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बस ने जो पाथ फॉलो किया है वो ये वाला है, बताओ तो इस बस का डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे तुम। फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब यही तो लोगे, ये वाला एरो। हाँ तो ये प्लेन वाला ही तो रास्ता है। यस सर, समझ में आई बात, यस सर, यस जो कंफ्यूजन था। सर, यस सर. ठीक। और 1 to 5 में और कोई नो सर। नेक्स्ट बताओ फिर। सिर्फ 15 वाला। 15 देखो वैसे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है ना जिसमें
कभी एक्सीलरेशन हो रहा है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है, फिर डेसिलरेशन हो रहा है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग अभी ग्राफ पढ़ेंगे, तो ग्राफ से आसानी से विजुअलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये 15 नंबर है, ये अभी मैं विदाउट ग्राफ तो बता दे रहा हूँ, बट जब ग्राफ पढ़ेंगे तो फिर से इसको करना है यूजिंग ग्राफ, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है 15 में, a train starts from rest and moves with constant acceleration for half a minute। तो देखो ट्रेन का जो मोशन है ना, ऐसे देखो पॉइंट ए से लेके बी तक का, ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 30 सेकेंड्स है, और स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया होगा। तो देखो ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा 900 मीटर, यानी 900 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। और पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस ए टी, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो कह रहा है कि फिर 1 मिनट के बाद वो रेस्ट पे हो रही है, यानी कि सी पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, और 1 मिनट और लग रहा है, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया होगा 90 सेकेंड्स। तो फिर से देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा, कैसे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut माइनस हाफ। सर 90 क्यों लेंगे सर, इसका टाइम तो 60 रहेगा ना सर। नहीं, मतलब इंटरवल का टाइम 60 है, फाइनल जो टाइम ऑफ क्लॉक है वो तो 90 हो गया ना। बी से सी के लिए एक काम करो, ये थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, अच्छा नहीं s भी नहीं मालूम है ना, टाइम हमको पता है, तो पहले s निकाल लो, सॉरी। तो s की वैल्यू हो जाएगी ut, नहीं लेकिन a नहीं पता है, तो पहले a निकालो। सर v इक्वल टू प्लस एटी लगाएं। इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। तो तुम देखोगे तो यहाँ से a की वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए b से c तक का, तो ये हो जाएगा ut माइनस हाफ a टी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 1800 आता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया 1800 मीटर। क्लियर है पहले क्या हो रहा है, यहां से यहां तक इसका एक्सीलरेशन था, और यहां के बाद फिर इसका रिटार्डेशन है, बी से सी रिटार्डेशन है, ए से डी एक्सीलरेशन है। अब देखो क्या पूछा हुआ है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 2700। फिर कह रहा है बी पार्ट में मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, तो मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन भी निकल आया, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन भी निकल आया ना, कितना आया 60। और पूछा हुआ है द पोजीशंस ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, मतलब हाफ मैक्सिमम स्पीड पे कहाँ पे रही होगी ट्रेन। तो एक बार ए और बी के बीच में हाफ स्पीड आई होगी, भाई एक बार हाफ स्पीड यहाँ पे रही होगी, लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड, और एक बार हाफ स्पीड यहाँ रही होगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये 30 मीटर पर सेकेंड वाली पोजीशन पता करनी है। तो देखो पहले निकालते हैं बिटवीन ए बी वो कौन सा पॉइंट था। तो बिटवीन ए बी निकालने के लिए इसको लिखेंगे हम लोग 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से s की वैल्यू 900/4 आ रही है, तो कितना बनेगा 900/4, तो ये आएगा 225 मीटर्स। तो ये 225 मीटर्स आया फ्रॉम ए। फिर निकालते हैं बिटवीन बी सी इस स्पीड पे कब रही होगी। तो बिटवीन बी सी निकालने के लिए फिर से 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 2a और s। तो यहाँ से s की वैल्यू 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर अपॉन 2 कितना आएगा, 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आता है 1350 मीटर्स। और ये 1350 मीटर्स कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम बी आ रहा है।
तो पोजीशंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगी? पोजीशंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि आंसर हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट से दिया होगा। तो एक आंसर तो हो जाएगा 225 मीटर और दूसरा आंसर हो जाएगा 1350 में हमको 900 ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा 2250 मीटर्स। दो आंसर हैं इसके। क्लियर है क्वेश्चन? बताओ। बताइए। ए से बी एक्सीलरेशन था और बी से सी रिटार्डेशन था। क्लियर है? यूजिंग ग्राफ करेंगे हम इस क्वेश्चन को बाद में, तो देखेंगे थोड़ा विजुअलाइज करना आसान होगा। और आगे ठीक बताइए। है सर। 20 सेकेंड 20 सेकेंड 20 सेकेंड है कि 20 सेकेंड भी अच्छा क्वेश्चन है। 20 सेकेंड में कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर overtakes another car traveling at 40 किलोमीटर पर आवर and each car is 5 मीटर long। तो हमें बताना है find the time taken during overtake and total road distance used for overtaking। तो देखना जरा ध्यान से। देखो जैसे ओवरटेकिंग का मतलब ये हुआ कि वो जो पीछे वाली कार है वो आगे निकलने वाली है, तो एक बात देखना ध्यान से कि ओवरटेकिंग स्टार्ट कब होगी। क्या ये बोल सकते हैं कि ये वो मोमेंट होगा जब ओवरटेकिंग स्टार्ट होगी, और ओवरटेकिंग खत्म कब होगी? तो ओवरटेकिंग खत्म तब होगी जब कार बी इस सिचुएशन में पहुंच जाएगी। बताओ ये क्लियर है या नहीं? पहले बताओ ओवरटेकिंग स्टार्ट कब हो रही है और ओवरटेकिंग खत्म कब हो रही है। तो ये सिचुएशन दोनों क्लियर है? पहले तो बताओ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों कार्स का जो लेंथ है वो 5 मीटर गिवन है। तो देखो ध्यान से, ये भी 5 मीटर लेंथ की है और ये भी 5 मीटर लेंथ की है। अब जरा ये बताओगे कि जब स्टार्ट हुए और जब ओवरटेकिंग खत्म हुई तब तक कार ए का डिस्प्लेसमेंट, तो कार ए का डिस्प्लेसमेंट ये है और कार बी का डिस्प्लेसमेंट ये है। डिस्प्लेसमेंट हम उनके हेड से काउंट कर रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी है। तो मुझे बताओगे कि कार ए और कार बी की डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? सर उसका 10 ऐड कर देना बस। ड्यूरिंग ओवरटेक डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज 10 मीटर। ये क्लियर है? तो अगर ये मूवमेंट है t इक्वल टू 0 और ये मूवमेंट है t इक्वल टू t, अब दोनों की स्पीड हमको दी हुई है। इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा vb माइनस va इंटू टी इज 10। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 60 माइनस 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से तुम देखोगे कि टाइम आएगा 2 सेकेंड। तो ओवरटेकिंग होने में कितना टाइम लगेगा? ओवरटेक कंप्लीट होने में 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। और हमसे पूछा हुआ है कि टोटल रोड डिस्टेंस कितना लगेगा इस प्रोसेस में। टोटल रोड डिस्टेंस रिक्वायर्ड, तो ये भी जरा ध्यान से देखना। तो टोटल रोड डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होगा सीधा सीधा
वो रोड डिस्टेंस बी का डिस्प्लेसमेंट और +5 होगा। बी का डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? तो बी का डिस्प्लेसमेंट आएगा 60 इंटू 5/18 इंटू 2 एंड +5 आएगा। यस सर। आएगा 60 इंटू 5/18 इंटू 2 एंड +5, तो ये आएगा 38.3 मीटर्स का। इंटू 2 क्यों किया? हाँ 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे कार बी का? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। डाउट तो ये होना चाहिए कि +5 क्यों किया है। यस सर, बताइए +5। +5 तो सर वो हाँ। 5 मीटर लॉन्ग है ना सर, वो भी तो डिस्टेंस काउंट होगा। टोटल रोड कितना रिक्वायर्ड हो रही है, तो जो मैंने डायग्राम बनाया है सामने तुम्हारे, उस टोटल डायग्राम में कितनी रोड रिक्वायर्ड हो रही है यस सर, समझ आ गया है। ये है ठीक है। टोटल रोड डिस्टेंस रिक्वायर्ड। समझ में आई ना बात? सर 19 भी बता दीजिए। 22 बताइए, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19। अब 19 में क्या कह रहा है? अ ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। मतलब ये कि हमें दिखा कि ब्रेक लगाना है और ब्रेक लगाने में जो टाइम गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। मतलब हमने रिएक्ट करने में कितना टाइम लिया, हमें लगा कि हाँ ब्रेन ने परसीव कर लिया कि हाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा, और तब तक फुट तक जो ट्रांसमिशन हुआ उसमें जो टाइम गैप है दैट इज रिएक्शन टाइम। ठीक है, अब कह रहा है कि 0.2 सेकंड इज रिएक्शन टाइम एंड ही इज ड्राइविंग कार एट ए स्पीड 54 km/h and the brakes causes a deceleration 6. So find the distance traveled by the car before he sees the need to put the brakes on. मतलब उसने सोचा कि ब्रेक लगाना चाहिए और ब्रेक लगा दिए, तो उस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? तो देखो एक डिस्टेंस तो हम लोग निकालेंगे जो उसके रिएक्शन टाइम में कवर हो जाएगा, यानी कितने टाइम में? 0.2 सेकेंड में। और एक डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालेंगे जब ब्रेक लगाने के बाद होगा, तो ब्रेक लगाने के बाद रिटार्डेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी? स्टार्टिंग वेलोसिटी है 54 km/h। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना कि रिएक्शन टाइम के दौरान उसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो S1 की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 3 meters. 3 मीटर, करेक्ट। और S2 निकालना है अगर, तो S2 निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, ध्यान से देखो, तो हम लोग 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 2a S2 कर देंगे, तो यहाँ से S2 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी? Sir, 18.75. 18.75, करेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? तो 21.75 मीटर हो गया। ठीक है ना? मतलब ब्रेक लगाने के बारे में सोचने से लेकर के गाड़ी की रुकने तक। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। और नेक्स्ट और बाकी हो गए क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है,
देखो हम लोगों ने बेसिक बातें तो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड कर ही ली थी, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो भी डिस्कस हो गए हैं। सर हाँ बोलिए। सर जो आपने एचसीवी के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या उनकी पीडीएफ मिल सकती है? तो हाँ मैं भेज दूंगा आपको, वो मैं भेज ही देता हूँ ना, हर बार तो भेज देता हूँ। डिस्कशन जो भी हो रहा है वो मैं पीडीएफ तो भेज ही दे रहा हूँ, नोट नहीं कर पाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है कि थोड़े से मैं एक दो क्वेश्चन और थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं वो और करते हैं। बेसिक वाले तो मुझे लगता है कि तुमने कर लिए, एचसीवी के भी अगर कर लिए हैं क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिखना फिर इसमें, a particle starts moving with initial velocity 11 meter per second towards east, initial velocity 11 meter per second towards east, and constant acceleration 2 meter per second square towards west, and constant acceleration 2 meter per second square towards west। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड distance traveled by the particle in 6th second of the motion। Distance traveled by the particle in 6th second of the motion। करोगे ट्राई? Yes, sir. Yes, sir. करो ट्राई। देखो सबसे पहले तो इसमें तुम्हें ध्यान ये रखना है कि इसमें डिस्टेंस ट्रैवल पूछा गया है। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलो भाई, एहसाम क्या बोलना चाह रहे हो? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इसमें पूछा गया है सबसे पहले तो, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रैवल में बहुत केयरफुल रहना है। देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, पार्टिकल लेट से पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल ए का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 11 मीटर पर सेकेंड और उसका रिटार्डेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है ये बात तो क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल कुछ देर के बाद जाके रुकेगा। तो जरा ये चेक करोगे कि ये कहाँ पे रुकेगा। 4.5 सेकंड्स में रुकेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं यू टर्न हो रहा हो, और यू टर्न हो रहा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी में इसको 0 कर दें, इसको 11 कर दें, इसको 2t कर दें, तो यहाँ से t की वैल्यू 5.5 सेकेंड्स आएगी। 5.5 सेकेंड्स आने का मतलब ये हुआ कि ये वो मूवमेंट होगा 5.5 सेकेंड। और हमको डिस्टेंस कहाँ निकालनी है? हमको डिस्टेंस निकालनी है 6th सेकेंड। तो 6th सेकेंड का क्या मतलब है? 6 सेकेंड का मतलब है t इक्वल टू 5 से लेके t इक्वल टू 6 सेकेंड्स के बीच का गैप। 6 सेकेंड का क्या मतलब है? t इक्वल टू 5 से लेके t इक्वल टू 6 तक का गैप। अब क्या होगा कि 5 और 6 ये जो दोनों पॉइंट पड़ेंगे वो इसी 5.5 के पहले और 5.5 के बाद में पड़ेंगे। तो ऐसे समझो कि जाते समय
ये मूवमेंट रहा होगा t इक्वल टू 5 और आते समय ये मूवमेंट रहा होगा t इक्वल टू 6। बताओ है ऐसा या नहीं? क्योंकि मोशन सिमेट्रिक होता है। मोशन सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि अगर वो 1 सेकंड का गैप है तो 0.5 जाने का टाइम और 0.5 आने का टाइम। तभी अगर तुम ये वाली इक्वेशन लगा रहे हो Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n माइनस 1, इसमें अगर तुम डायरेक्ट लिख दे रहे हो a की वैल्यू -2 और n की वैल्यू 6, तो यहां से तुमको आंसर 0 मिल रहा है। 0 इसलिए मिल रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, वो ये कह रहा है कि 6 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वो 0 निकल के आ रहा है। लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना निकालना है, हमें तो डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये समझ में आया तुमको कि हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है? ये वाला जो लास्ट कवर किया है, समझ में आ रहा है। ये वाला पार्ट उसे निकालना है कि ये कितना है। तो इसको निकालने का एक तरीका ये है कि ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी, अच्छा ये बताओ कि रिटर्न जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। और एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है +2। तो ऐसा एक काम करते हैं कि रिटर्न जर्नी में 0.5 सेकेंड में कितना वापस आएगा? तो 0.5 सेकेंड में वापस आएगा हाफ AT स्क्वायर। तो जरा निकालो कितना आएगा। तो ये हाफ AT स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.25 मीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 0.25 आ गई। तो हमें जो निकालना था वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड 0.5 मीटर हो जाएगी आंसर। बोलिए, समझ में आया इसमें क्या ट्विस्ट था? सर हाँ बोलिए। सर ये Sn वाले फॉर्मूले में अगर मॉड ले लेंगे तो डिस्टेंस नहीं देगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि यू टर्न हो रहा है। अगर ये 6 सेकंड की बजाय क्वेश्चन में 4 सेकंड होता, 5 सेकंड होता, 3rd सेकंड होता, तो इससे आंसर आ जाता। पुरानी बात याद करो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल है? जब तक कि पार्टिकल का मोशन यूनिडायरेक्शनल है। तो यूनिडायरेक्शनल कब तक है? 5.5 तक ही तो है। उसके बाद तो यू टर्न हो जा रहा है ना, और यू टर्न हो जाने का मतलब ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फिर इक्वल नहीं बनेंगे। नहीं सर, मतलब उसमें मॉड ले लें अगर, जैसे सर उसमें नहीं करते थे, डिस्टेंस निकालना होता था तो पोजीशन के फंक्शन का मॉड ले लेते थे। ये पोजीशन का फंक्शन दिख रहा है क्या तुमको? ये तो 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है ये। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सूर्यांश। सर हम कह रहे हैं कि मतलब इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताई S इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये वहां तक अप्लाई होगी जहां तक मोशन यूनिडायरेक्शनल है। किसी भी क्वेश्चन में जहां यू टर्न आएगा वहां पर ये अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां से डिस्प्लेसमेंट घटना चालू हो सकती है, ऐसे बैक आ जाएगी, यू टर्न हो जाएगा। हाँ करेक्ट बोल रहे हो। ये समझ लो कि ये इक्वेशन सिर्फ 6 सेकंड के लिए वैलिड नहीं है। 6 के अलावा कुछ और लिखा होता तो ये वैलिड हो जाती, क्योंकि इसी दौरान यू टर्न हो गया, बीच में ही यू टर्न हो रहा है। बात समझ में आई? सर 7 सेकंड में वैलिड होती? हाँ कह तो रहा हूँ 7 में वैलिड हो जाता ये। भाई 7 में ये आंसर माइनस में आता तो उसका मॉड ले लेते, डिस्टेंस हो जाता। तो इसका मॉड लेके डिस्टेंस आ जाएगा, वो बात सही है, लेकिन ये तभी आएगा ना जब मोशन यूनिडायरेक्शनल होगा। तो यूनिडायरेक्शनल कब है मोशन? 6 सेकंड को छोड़ के मोशन यूनिडायरेक्शनल है, और पूछा ही 6 पे है। यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। सर मतलब किसी क्वेश्चन में अगर सबसे पहले हम लोग उसका टर्निंग पॉइंट निकाल लें कि जहां से वो टर्न कर रहा है। देखो डिस्टेंस पूछा हुआ है तो बहुत केयरफुल रहना है। डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो बहुत केयरफुल रहना है ना, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर मतलब जहां डिस्टेंस पूछेगा वहां हम लोग ये v इक्वल्स टू u प्लस 80 से पहले टर्निंग पॉइंट निकालेंगे एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ
और कोई डाउट इसमें? और कोई डाउट इसमें? क्लियर है ये? यस सर। और देखो फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। देखो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि तुमको कुछ रटना नहीं है, तुम जितना ज्यादा रटोगे उतना ही प्रॉब्लम में फंसोगे। अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, बस समझ के करो हर चीज जो भी कर रहे हो। तो पिछले क्वेश्चन में जो भी किया हुआ है क्लैरिटी होनी चाहिए कि यही क्यों किया है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी पहले जो तुमने किया था उसमें कहाँ कहाँ गलती हुई थी, उस सब बातों को एनालाइज करो। देखो नेक्स्ट ट्राई करो, बहुत केयरफुल रहिए करना क्वेश्चन में, सारे ही क्वेश्चन आड़े तिरछे दे रहा हूँ। देखो इस प्रॉब्लम में क्या है, अगेन थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इसमें वो जो लोकोमोटिव है यानी ट्रेन का जो इंजन है उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 15 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 0। और कह रहा है कि इसमें हमने ब्रेक्स अप्लाई किए, और ब्रेक्स अप्लाई करने से जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हमसे पूछा हुआ है कि 1 मिनट के बाद यानी t इक्वल टू 60 सेकेंड्स पे इसकी रेड लाइट से क्या डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, ट्रैफिक लाइट से इसकी पोजीशन क्या होगी, ये पता करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी एक छोटा सा ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये है कि जो ब्रेक अप्लाई किए गए हैं ना, ब्रेक अप्लाई करने से जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये रिटार्डेशन की वैलिडिटी तभी तक है जब तक कि वो लोकोमोटिव जो है वो मूविंग कंडीशन में है। मतलब सोचो जैसे तुमने बाइक में कार में ब्रेक लगाए हैं, तो ब्रेक लगाने से जो एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, सॉरी एक्सीलरेशन क्यों होगा, रिटार्डेशन, ब्रेक लगाने से जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो रिटार्डेशन कब तक का है, जब तक कि वो गाड़ी तुम्हारी रुक नहीं जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि रुक जाने के बाद ब्रेक लगाओगे तो वो पीछे जाने लगेगी। बात समझ में आई ना? तो इस क्वेश्चन में भी क्या था कि अगर हम ये निकालें कि इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी, तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर यूज करें तो यहां से टाइम की वैल्यू 50 सेकेंड्स आती है, और ये 50 सेकेंड्स 1 मिनट से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 सेकेंड्स पे ही रुक जाएगा, 1 मिनट का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो रुकेगा कहाँ, बस ये पता कर लो। तो रुकेगा कहाँ, उसके लिए 0 स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 तो यहाँ से s की वैल्यू 375 मीटर आएगी। तो फ्रॉम रेड सिग्नल, तो रेड सिग्नल से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 400 माइनस 375 यानी कि 25 मीटर्स। बोलो, ये क्वेश्चन कर लिया था कई लोगों ने, क्लियर है? ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन करो, ये रहा। नेक्स्ट देखो, करो ट्राई। अगेन देखो इस क्वेश्चन में अ पॉइंट मास स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्टार्ट्स मूविंग का मतलब है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो लेट से स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, देखना ध्यान से। फिर कह रहा है कि t1 टाइम आफ्टर द बिगनिंग यानी एट t इक्वल टू t1, तो यहां से लेके यहां तक इसका एक्सीलरेशन था। एक्सीलरेशन चेंजेस इट्स साइन, मतलब कि वही एक्सीलरेशन साइन चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखो हम बाई सिमेट्री बोल सकते हैं कि जितने टाइम एक्सीलरेशन हुआ है उतने ही टाइम रिटार्डेशन हुआ होगा, और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी t इक्वल टू 2t1 पे।
तो हमें निकालना है फाइंड द टाइम t फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मोशन इन विच पॉइंट मास रिटर्न्स टू इनिशियल पोजीशन। तो ध्यान से देखना, पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक एक्सीलरेशन है और फिर पॉइंट B से लेके पॉइंट C तक रिटार्डेशन है। अब लेकिन ये जो एक्सीलरेशन लग रहा था रिटार्डेशन, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। अब तो देखो पॉइंट सी पे फिर यू टर्न हो जाएगा और पॉइंट सी पे यू टर्न होने के बाद वो जो है वापस पीछे की तरफ आएगा। और अब ध्यान रखना कि अब वापस आते समय वही एक्सीलरेशन का काम करेगा। ठीक है ना? तो हमें ये पता करना है कि वो यहाँ पे कौन से टाइम पे पहुंचेगा। तो सिंपली देखो A से लेके B तक का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हाफ A t1 स्क्वायर। और क्या यही डिस्टेंस B से C तक का होगा? तो जब वापस आ रहा होगा ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी, तो ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी समझना ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और इस डायरेक्शन में वापस आना शुरू हुआ है। तो अगर रिटर्न जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसको रिटर्न जर्नी में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है? तो उसको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है ट्वाइस ऑफ हाफ A t1 स्क्वायर, यानी कि A t1 स्क्वायर। और टाइम कितना लगेगा वो हमको निकालना है। एक्सीलरेशन कितना है उसका? एक्सीलरेशन A है। तो इसमें टाइम कैसे निकाल सकते हैं? टाइम को लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a t1 स्क्वायर अपॉन A। तो ये आंसर आ जाएगा √2 टाइम्स t1। ठीक है ना? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम अगर स्टार्टिंग से काउंट करें तो 2t1 में √2 t1 ऐड होगा। तो ये आंसर 2 प्लस √2 टाइम्स t1 बनेगा। देखो ध्यान से, आंसर क्लियर है या नहीं? क्लियर है क्वेश्चन या नहीं? बताओ। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में यहीं तक रखते हैं इसमें। और ऐसे समझ लो कि वन डायमेंशनल मोशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन हमने कर लिया है ऑलमोस्ट। ग्राफ वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो वही हमारा नेक्स्ट पार्ट बनेगा। बट यहाँ तक कि तुम क्वेश्चंस कहीं से भी, कोई भी बुक से कहीं से करना चाहो तो कर सकते हो। ग्राफ वाले क्वेश्चन केवल भी छोड़ देना, नेक्स्ट टाइम पे फिर हम लोग ग्राफ करेंगे। ठीक है।